क्या पढ़ना है हम लोग को? एलपीपी पढ़ रहे हैं क्या? एलपीपी पढ़ना है। देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होती है, हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं एलपीपी को। देखिए एलपीपी पढ़ रहे हैं हम लोग, एलपीपी 5 मार्क्स का है, तो देख लीजिए। एलपीपी लोचा है ना, लोचा है ना एलपीपी में, तो एलपीपी में लोचा है तो इसको हम क्लियर करेंगे। देखिए एलपीपी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं, एलपीपी में क्या है। सो एलपीपी के सवाल में ना सबसे पहले आपको उद्देश्य फलन रहेगी एक, जिसको जेड से डिनोट किया जाता है नॉर्मली, उद्देश्य फलन कहते हैं इसको, इसको कहते हैं। हर एक सवाल में ये आपको मिलेगा। एलपीपी में सबसे पहले आपको एक उद्देश्य फलन होगा, उद्देश्य फलन है ना, इसको x से डिनोट किया जाएगा, एक्स वाई के रूप में रहेगी और बराबर किया होगा z से। जैसे एक्स वाई का मान पुट होगा z का वैल्यूशन निकल जाएगा, है ना। अंत में उद्देश्य फलन का यूज करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम मान निकालने में। तो एक प्रश्न है जिसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, ऐसे हिंदी में लिखा जाएगा न्यूनतमीकरण करे या अधिकतमीकरण करे, ऐसा चर्चा हुआ किया जाएगा आप लोग को। तो सबसे पहले आपको एक जेड फलन दिखेगी और उस जेड फलन के बाद आपको उच्चतम या न्यूनतम मान निकालने के लिए कहा जाएगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकती है ना। इसमें हम लोग दोनों निकालेंगे। और साथ ही साथ उद्देश्य फलन के साथ साथ कुछ असमीकाएँ दिया हुआ रहेगा आप लोग को। 10th में जो हम लोग ग्राफ बनाए थे वो समीकरण के ग्राफ बनाए थे, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा असमीका। असमीका क्या होती है? इस प्रकार के सिंबल को असमीका कहते हैं, समझ रहे हैं ना, छोटा बड़ा, छोटा या बराबर, समझ गए। तो आपको असमीकाएँ दिखेंगे। तो आपको कम से कम कितना असमीकाएँ दिखेंगे? 2, कम से कम 2 असमीकाएँ दिखेंगे, कम से कम 2, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम दिखेंगे 2। इस प्रश्न में कितना है? इस प्रश्न में हमें 3 असमीका है, वैसे असमीका 5 है। देखिए 1 2 3 4 और 5, ये x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा, इसका भी अलग ही कॉन्सेप्ट होती है, इसका भी अलग कॉन्सेप्ट है। थोड़ा इस चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा इस चीज़ों को समझिए। x 0 से बड़ा या बराबर, y 0 से छोटा या बराबर, इसको समझने से पहले ना थोड़ी इस बेसिक चीज़ें जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि अगर ये मेरा x y अक्ष है, ये है x और ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश, ये मूल बिंदु है। तो जो x एक्सिस है, x अक्ष, वो भी एक रेखा है। तो x अक्ष जो रेखा है उसका समीकरण को y बराबर 0 कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक रेखा का एक समीकरण होता है, प्रत्येक रेखा का समीकरण होता है ना। तो इसका जो समीकरण होती है x अक्ष का, उसको y बराबर 0 कहते हैं। और y अक्ष जो होता है उसके समीकरण को हम x बराबर 0 कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। एक बेसिक चीज़ होता है, 9th में सीखे थे। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। लेकिन यहाँ पे हम बराबर समीका का नहीं पढ़ रहे, हम बराबर मतलब समीका, हम पढ़ रहे हैं असमीका के बारे में। तो x 0 से बड़ा, अगर आपको कहा जाएगा x 0 से बड़ा, तो x 0 से बड़ा क्या होगा? x 0 से बड़ा किधर होगा? ये देखिए, ये है x बराबर 0, ये है x बराबर 0। तो अगर उधर जाएंगे तो छोटा जाएंगे 0 से, और इधर जाएंगे तो 0 से बड़ा। तो x 0 से बड़ा का मतलब होती है इधर दाईं तरफ, इधर ही x 0 से बड़ा होगा, x 0 से बड़ा का मतलब होगी दाईं तरफ। क्लियर है? x 0 से बड़ा का मतलब होता है दाईं तरफ। अब y 0 से बड़ा का क्या मतलब है? y 0 से बड़ा, देखो ये है y बराबर 0, ये है y बराबर 0। तो अगर y से नीचे आते हैं तो छोटा आएंगे, ऊपर जाएंगे तो बड़ा आएंगे, लेकिन मुझे बड़ा लेना है। तो बड़ा का मतलब y से बड़ा, ये इधर रंग देंगे आप, इस भाग को छायांकित कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कौन सा एरिया है जो कॉमन है, कौन सा एरिया दोनों में आया। तो ये जो पहला क्वाड्रेंट है, देखिए ये जो मेरा क्वाड्रेंट है, ये जो मेरा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। तो मेरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसी को हम कहते हैं x 0 से बड़ा या बराबर, y 0 से बड़ा या बराबर। तो कभी आपको अगर x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा या बराबर दिखे तो इस दोनों का सम्मिलित मतलब होता है पहला चतुर्थांश, है ना। अगर कभी भी आपको x 0 से बड़ा या बराबर और y 0 से बड़ा या बराबर दिखे तो इस दोनों का सम्मिलित मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश, समझे ना। तो इसको जानकारी दे लीजिए, दोनों का एक मतलब होती है, समझ जाइएगा, कोई मतलब नहीं। तो इस दोनों का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। तो ये 5 असमीका में से 2 समीका तो काम हो गया, है ना। अब बचा मेरे पास 3 असमीका, 1 2 और 3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी जानकारी थी जिसको आप लोग लिख लेंगे, अगर चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आते हैं असमीका के बारे में। सबसे पहले तो सबसे उसके बाद क्या करते हैं, असमीका के ग्राफ बनाने में हम, असमीका है मेरे पास 3, पहले चर्चा कर चुके हैं, कम से कम होगी 2, ज़्यादा ज़्यादा 3 4 5 भी हो सकती है। तो हम बारी बारी से प्रत्येक असमीका का क्षेत्र पहचानेंगे। आप लोग को पहले हम चर्चा कर चुके हैं, जो प्रत्येक समीकरण में क्या छुपा हुआ रहता है, एक रेखा,
10th में हम लोग देख चुके थे ना, अगर आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा तब कहा जाएगा ग्राफ बनाए, तो समीकरण से जो ग्राफ बनती है एक रेखा बनती है ना, तो असमिका से जो ग्राफ बनती है वो एक एरिया बनती है, क्षेत्र। तो प्रत्येक असमिका में एक क्षेत्र छुपा हुआ है, तो वही क्षेत्र को हमें उजागर करनी पड़ेगी, है ना, उस क्षेत्र को फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, बाकी इसका नाम से काम करते हैं, सवाल अभी। तो आपके पास कुल कितना असमिका है, 3, तो नामाकरण कर लो, असमिका 1, असमिका 2 और असमिका 3, हम नामाकरण कर लेते हैं, ठीक है। असमिका 1 2 3 नामाकरण कर लेते हैं। उसके बाद हम पार्ट वाइज असमिका पे काम करते हैं। सबसे पहले असमिका 1 पे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा असमिका 1 का संगत समीकरण, असमिका 1 का संगत समीकरण। और जो असमिका है उसको समीकरण बना दीजिए। समीकरण मतलब असमिका के सिंबल का स्थान पे इक्वल का सिंबल लगाइए। तो x + 2y = 120, ये बन गया समीकरण। जैसे समीकरण बन गया तो समीकरण बनने के बाद की प्रोसेस हम लोग को पता है। समीकरण बाद के बाद हम लोग एक डब्बा बनाते हैं और इसमें बिंदु डाल के रेखा खींचेंगे। मतलब जैसे ही असमिका से समीकरण बनेगा उसके बाद आप 10th में चले जाएंगे। 10th में इस समीकरण का एक डाटा बनाएंगे और उसमें x y का मान रखेंगे ताकि एक रेखा खींचा जा सके। चलिए रखते हैं काम। देखिए 120 है, मान काफ़ी बड़ा है ना, तो हम 10 के गुणांक में काम लेंगे। 120 है, यहाँ पे 1 नहीं रख सकते ना, क्योंकि भाई बाद में ग्राफ भी खींचनी होगी। अरे भाई ग्राफ खींचे समय हम 1 2 3 4 ग्राफ कॉपी पर अंकित करेंगे, तो यहाँ पे 120 है तो परसों हो जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैमाना बनाना पड़ेगा 10 का। तो हम 10 का पैमाना ले लेंगे, 10 20 30 का, ठीक है। तो काम कर लेते हैं, 10 के गुणज में हम x का वैल्यूएशन रखेंगे। ये हम 10th में सीख चुके। तो x का वैल्यूएशन हम 10 के गुणज में रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। मान लेते हैं x का वैल्यूएशन हम रखते 20, x का वैल्यूएशन हम रखते हैं 20, तो y का कितना निकलेगा, x का 20 निकलेगा, 120 में से 20 गया तो 100, तो y का मान निकलेगा 50। हम 10 का गुणज में काम करेंगे और रखते हैं। x का वैल्यूएशन रखेंगे 40, x का वैल्यूएशन रखेंगे 40, तो y का वैल्यूएशन कितना निकलेगा, जैसे 40 रखेंगे तो 120 में से 40 गया तो 80, 120 में चलेगा 80, तो फिर भी बचेगा हमें 40। मतलब हम इस डाटा से एक रेखा खींच सकते हैं, है ना। मतलब क्या हुआ, असमिका 1 से आप एक समीकरण बनाए और उस समीकरण से डाटा बनाए। अब इस डेटा की मदद से हम एक ग्राफ, एक रेखा खींच सकते हैं, है ना। अभी रेखा नहीं खींचेंगे। और एग्जाम में जो ग्राफ कॉपी दिया जाता है तो एक तरफ रहता है लिखने वाला और एक तरफ रहता है ग्राफ बनाने वाला। तो ये सब कहाँ कर रहे हैं आप, लिखने वाला। अरे ये लिखने वाला हम काम कर रहे हैं, है ना, ग्राफ बाद बनानी। सबसे पहले असमिका 1 का काम हो गया, है ना। अब ग्राफ के पीछे का काम होगा, लेकिन पहले हम तीनों असमिका के बारे में काम कर लेते हैं, ठीक है। असमिका 1 का काम हो गया, ठीक है। अब बारी बारी से उसी प्रकार से असमिका 2 का संगत समीकरण हम बारी बारी से वही करेंगे। असमिका 2 का संगत समीकरण, तो असमिका 2 का कितना है, x + y = 60, ठीक है। अब सेम टू सेम जब असमिका 2 बना लिए तो इससे डेटा भी बन जाएगी। सेम वही प्रोसेस, बिंदु 2 रख करके क्या रखेंगे, 60 है तो फिर भी हमको वही गुणांक में काम करना पड़ेगा, 20 के गुणांक में काम करना पड़ेगा। रिलैक्स रख से x 20 तो सिंपल, है ना। एक काम करिए, हम ऐसे रखते हैं x = 0 रखते हैं तो y = 60 निकलेगा, है ना। अब x से बराबर 0 रखते हैं तो ये 60 निकले, कोई बात नहीं, फिर भी हम 60 तक ले चलेंगे। कुछ भी रख सकते हैं, आप घर पे काम कर सकते हैं। मतलब x के जगह पे हम 0 रख रहे हैं तो y 60 निकलेगा, y की 0 तो x 60, ठीक है। इससे भी हम ग्राफ खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। आराम से फ़ोन बंद करिए हो। अब हम इसी प्रकार असमिका 3 का संगत समीकरण लिखेंगे। तो असमिका 3 कहाँ गया मेरा, x - 2y = 0। देखिए इससे भी सेम प्रोसेस, इसका भी डेटा बनाएंगे जिससे एक रेखा खींच पाए। देखिए 0, एक काम करते इसमें हम 0 रखते हैं, है ना, तो 0 ही निकलेगा, मूल बिंदु मिल गया। 0 0 मतलब मूल बिंदु। अब कुछ रखे 10 के गुणांक में रखिएगा, ग्राफ बनाने से होगा। क्या रखे हम, 0 रखेंगे x के जगह पे तो y के जगह पे 0 हो जाएगी। अरे भाई जब x के जगह 0 रखेंगे -2 0 के साथ जाके 0, उसके बाद x के जगह क्या रख लो, x के जगह कुछ भी रख लो यार, 20 रख लो, है ना। x जगह पे 20 रख लेते हैं, कोई दिक्कत। जैसे x के जगह पे 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -20 हो जाएगी और आपको +10 हो जाएगा। तो मतलब 20 10 हमको बिंदु मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। तीनों समीका से हम समीकरण बनाए और तीनों समीकरण का डेटा बना के रेखा बनाने का जुगाड़ कर लिए। सबसे पहले यही करेंगे आप। अगर आपके पास एग्जाम्स में 2 समीका हो तो 2 बार आपको डेटा बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास तीनों समीका का काम हो गया। ये ग्राफ के कॉपी के एक दूसरी तरफ करेंगे।
जैसे ये सब चीज़ें तैयार हो जाएगा तब आप ग्राफ कॉपी का पन्ना पलटेंगे। ग्राफ कॉपी एक पन्ना पलटने के बाद ग्राफ मान लेते हैं मेरा ये ग्राफ कॉपी है ना, ये मेरा ग्राफ कॉपी है। बड़ी हम इसको आराम से काम करते हैं। तो हम अब ग्राफ कॉपी पे चलते हैं। ये है मेरा वाई डैश, ध्यान से देखेंगे एक्स और एक्स डैश, ये है मूल बिंदु, ये ग्राफ कॉपी है। आप लोग बनाएंगे इस चीज़ को ग्राफ कॉपी पे तो बारी बारी से आप काम करेंगे, बारी बारी से आप काम करेंगे। यही है जुगाड़ बनाने का, आराम से समझ लीजिए। एग्जाम्स में क्या होगा, सिर्फ अंक चेंज होगी ना, प्रोसेस सब सेम होगा, प्रोसेस सेम होगा। एक उद्देश्य फलन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम मान पूछा जाएगा और कुछ समीका दिया जाएगा। समीका का काम ऐसे करनी है, ये समझ रहे हैं आप। ग्राफ कॉपी के एक तरफ वाला काम, दूसरी तरफ वाला बात करते हैं। ग्राफ कॉपी बनाए, ग्राफ कॉपी में पैमाना ले लेते हैं, 10-10 का लेना है, 10-10 का लेना है ना, तो लेते हैं 10-10 नहीं लिख देंगे। हो गया इन काम। अब बारी बारी से काम करते हैं। पहला समीका पे काम करते हैं, क्या लिखेंगे 20-40, बिंदु 20-40, कहाँ गया 20-40, x20 और y50, x20 और y लगभग तो मेरा कहीं ये दिख रहा है, यही ना है। तो आराम से लिखेंगे 20,50, एक बिंदु मिल गई। दूसरा बिंदु क्या है 40-40, कहाँ गया 40-40, ये 40 है और 40, कहीं जा कर के मुझे ये दिख रहा है 40-40, क्लियर है। अब हम आराम से स्केल की मदद से, अब जब एग्जाम में बनाएंगे ना तो ये पेंसिल की मदद लेंगे, समझ गए ना, ये पेंसिल की मदद लेंगे। अब बड़ी आराम से स्केल से इसको मिला देते हैं, आराम से स्केल से। देखिए मेरा हाथ है थोड़ा सा आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप लोग सब स्केल की मदद से मिलाएंगे, ठीक है। ग्राफ बन गए। मेरे पास इतना ही बड़ा कॉपी है तो इसलिए हम यही लिख सकते हैं, क्लियर है। आइए देख लेते हैं। तो मतलब ये जो मेरा रेखा किसका तैयार हो गया, पहला समीकरण का। बड़े उस समीकरण से समीकरण बना ना। एक काम करिए, आप रेखा के ऊपर नाम लिख सकते हैं, रेखा के ऊपर कहीं पर नाम लिख दीजिए। क्या नाम है मेरा, x + 2y = 120, नाम लिख दिए। चलिए ये रेखा खींचे, 10th वाला काम किए हैं, लेकिन हम तो पढ़े असमीका के बारे में। जैसे रेखा खींचने में देखिए यह रेखा किस असमीका का है, यह जो रेखा है वो किस असमीका का है, असमीका पहला का। अब देखिए असमीका पहला को गौर से देखिएगा, x + 2y छोटा या बराबर है 120 से, है ना। अब यही लोचा है, मतलब अगर हम रेखा खींचने से क्या हुआ, जो मेरा जो XY तल था, मेरा जो चतुर्थांश था वो दो भागों में बट गई। रेखा खींचने से एक भाग इधर हो गई, एक भाग उधर हो गई। रेखा खींचने से ये दो भागों में नहीं बट गया मेरा कॉपी पन्ना, तो एक भाग ये और एक भाग वो, तो दोनों में से कोई एक भाग जो है वो इस असमीका का है, दोनों में से कोई एक क्षेत्र इस असमीका का होता है। अब कौन सा क्षेत्र इस असमीका होगा, इधर होगा कि उधर होगा, कोई एक क्षेत्र इस असमीका का होगा। यही हमें चेक करना होता है जो कौन सा क्षेत्र इस असमीका का है, समझ गए ना। तो नॉर्मली एक चेक करने का जुगाड़ है, सिंपल जुगाड़। अगर छोटा है, देख रहे ना, अगर छोटा है तो मूल बिंदु की तरफ, और अगर बड़ा है, समझ गए ना, तो मूल बिंदु से दूर। ये सिंपल चेक करने का जुगाड़ है। अगर छोटा है तो मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु के तरफ, और अगर बड़ा है तो मूल बिंदु से दूर, ठीक है, मूल बिंदु से दूर, ठीक है। लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होता। अगर इधर माइनस दे देगा या 0 दे देगा, या हो सकता है रेखा मूल बिंदु से ही गुजर जाए, जैसे इसमें देखेंगे, जैसे ये रेखा मूल बिंदु से गुजर ना, तो ये जो है ये जुगाड़ हमेशा काम नहीं करती है, ये जुगाड़ हमेशा काम नहीं करती। नॉर्मली ये सही है, अगर छोटा है तो मूल बिंदु की ओर, अब बड़ा है तो मूल बिंदु से दूर, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता। एक सुंदर जुगाड़ है चेक करने का, जिसको हम चेक कर लेंगे तो एकदम गलती जो होती है 0 हो जाती है। तो सबसे पहले क्या, इसको चेक करने का जुगाड़ क्या होती है, ढंग से, वो हमेशा आप लागू होती है। आप क्या करेंगे, ये जो रेखा है इसके एक तरफ और एक दूसरी तरफ, दोनों तरफ बहुत सारे बिंदुएं दिख रहे हैं। इस रेखा के दोनों तरफ बहुत सारे बिंदु ना, इस बिंदु नहीं दिख रहा भाई, इस बिंदु का नाम क्या होगा, अरे इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु 0 0। इस बिंदु का नाम क्या होगा 0 10 0 20 0 30 0 40 10 0 20 0, बहुत सारे बिंदु है ना, उधर भी बिंदु है। तो आपको क्या करना है चेक करने के लिए, जी किधर रंग आएगा, किधर मेरा एरिया होगा, किधर इस असमीका का एरिया होगा, क्या करना पड़ेगा, इस रेखा के किसी भी एक तरफ, किसी भी एक तरफ का कोई एक बिंदु जो आपका मन करे, इस रेखा के किसी भी एक तरफ का कोई एक बिंदु आपको लेना है, आपके जो मन में करे सो, ये रफ में काम करनी है। किसी भी तरफ का कोई एक बिंदु आपके मन में लेना है, चाहे जो तरफ लेने का मन होगा। मेरा मन करेगा हम इधर के लेते हैं, है ना, इधर में मूल बिंदु है ना, हो समझे ना। किसी भी एक तरफ आपको कोई एक बिंदु को मन में लेना है और उस असमीका में पुट करनी है।
या तो आप इधर का एक बिंदु ले लें या उधर का एक बिंदु ले लें। मूल बिंदु लेना है भाई, बिल्कुल मूल बिंदु लेना है। आप लोग तो नॉर्मली मूल बिंदु ही लीजिए, क्योंकि मूल बिंदु लेना सबसे आसान होता है, क्योंकि मूल बिंदु का नामक 0 0 होता है। तो या तो इसके इधर का कोई एक बिंदु लीजिए या उधर का बिंदु लेंगे। हम किधर का बिंदु लें आप ही बताओ? हम इधर का ले लेते हैं, क्योंकि इधर का बहुत सारा बिंदु है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि किधर का बिंदु ले रहे हैं। तो हम इस रेखा के इधर का एक बिंदु मेरा हम मूल बिंदु ले लेते हैं। अरे भाई इधर के बहुत सारे बिंदु होते हैं ना, अरे भाई बहुत सारे बिंदु होते हैं ना। तो अगर हम ये सब बिंदु लेंगे और फिर उसमें रखेंगे तो हमको जोड़ घटाव भी करनी पड़ेगी थोड़ा देर। और अगर मूल बिंदु ले लेंगे 0 0 तो कोई जोड़ घटाव, 0 + 0 0 नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके एक तरफ जो मूल बिंदु है वो मूल बिंदु हम ले लेते हैं। हम और भी चीज़ें ले सकते हैं। आप कोई पहले बता रहे हैं कोई भी बिंदु आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम मूल बिंदु को आप अपने मन में लीजिए और उस असमीका में रख दीजिए, उस असमीका में पुट कर दीजिए, रख लीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो अगर हम इस असमीका में मूल बिंदु को रख लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 + 0 मूल बिंदु का नमक होता है। तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 ये आएगा कि नहीं पहले बताओ, नहीं आएगी। 0 + 0 छोटा 120 क्या आएगा, मतलब ये रिजल्ट आएगी आपको असमीका में रखने के बाद। अब इसको पढ़िए आप, 0 छोटा है 120 से, हाँ या ना, पढ़िए आराम से। 0 120 से छोटा है, हाँ या ना, हाँ 0 120 से छोटा है, हाँ या ना, हाँ मतलब कथन सत्य है। और अगर नहीं होता, अगर ऐसा सिंबल आ जाती 0 बड़ा है 120 से, क्या 0 120 से बड़ा है, नहीं मतलब गलत। तो सबसे पहले जैसे ही आप रखेंगे कोई बिंदु तो जो हल करके मिलेगा या तो हाँ मिलेगा या तो ना मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो जैसे हम बोलेंगे 0 120 से बड़ा है, हाँ या ना, क्या 0 120 से बड़ा है, हाँ या ना, ना। अरे 0 120 से बड़ा नहीं ना है, ना मतलब ना। और अगर ऐसा सिंबल होगा तो क्या होगा, हाँ 0 120 से छोटा है। तो जैसे ही आप बिंदु रखेंगे तो जो आपको निकलेगी या तो जवाब हाँ होगा या तो जवाब ना होगा, कथन। तो हाँ मतलब सत्य, ना मतलब असत्य। तो मूल बिंदु रखने के बाद हमें 0 120 से छोटा हाँ मिला, हाँ 0 120 से छोटा है, मतलब मूल बिंदु हम रखे थे उस समीका में और मुझे जवाब मिला हाँ, मुझे जवाब मिला हाँ। इसका मतलब है जो मूल बिंदु की तरफ ही रंग आएगा, मतलब मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में आएगा, समझ रहे हैं ना। इसका ये मतलब होता है जो मूल बिंदु आप रखे हो और आ गया हाँ, मतलब मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में आ जाएगा। और अगर जवाब आता ना तो हम समझ जाते मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में नहीं आता, तो ऊपर की तरफ रंग देते, दूसरी तरफ, दो ही तरफ, एक मूल बिंदु की तरफ एक मूल बिंदु से दूर। तो जिधर बिंदु आप ले रहे हैं हाँ आ रहा है मतलब उधर रंग देना है, और अगर बिंदु ले रहे हैं ना आ रहा है तो उधर नहीं रंगना है, दूसरी तरफ रंग देना है, समझ गए ना। तो इसका एरिया किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ या मूल बिंदु से दूर, मूल बिंदु के तरफ। तो अभी आप रंगेंगे नहीं, थोड़ा सा चिन्ह दे देंगे। देखिए ये रेखा है, इसमें चिन्ह मार दिए, तीर मार दिए। तीर क्यों मारे, इससे पता चलता है कि इधर मेरा एरिया है रंग, क्योंकि अभी 3 चीज़ों का ना काम करना है, इसलिए नहीं रंगेंगे, एक के बार रंगेंगे। तो इसका एरिया किधर हो गए, इधर। मतलब अभी तक आप सिर्फ असमीका 1 का काम किए। देखिए अभी समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो तरह तरह बनाते रहेंगे, कम समय में हो जाएगी, 5 मिनट में बना लेंगे आप। तो असमीका 1 का काम हो गया, असमीका 1 से रेखा भी खींच ली और पता भी चल गया कि किधर इसका क्षेत्र है, कोई दिक्कत। अब उसी प्रकार आप असमीका 2 पे आएंगे, डब्बा पहले बन चुकी है, असमीका 2 का रेखा खींचिए। पहला असमी इसको भूलिए, असमीका 2 है 0 60, कहाँ गया भाई 0 60, 0 60 ये ना, हो सकता है यहीं से गुजरा। देखिए पहली बात आपको बता दूं, हम जो ये खींच रहे हैं, हम जो ये खींच रहे हैं ये अपने हाथों से पैमाना दिए हैं, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए बिंदु खिसक सकती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो एकदम नाप के दिया जाता है वहाँ पे, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे बिंदु खिसक सकती है क्योंकि हम हाथ से दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे नाप करके दिया जाता है तो एकदम पैमाना फिट रहेगा। तो ये मेरा है 60, तो हो सकता है ये है मेरा, ठीक है, क्या है ये 0 60 ये बिंदु है। और उसके बाद एक तो 0 60, ऊपर से 60 0, कहाँ गया भाई 60 0, ये जो है 60 और 0 दोनों बिंदु मिला। अब ये दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे, स्केल से मिलाएंगे आप ये दोनों बिंदु को स्केल से मिला देंगे, सही है। थोड़ा तिरछा हो सकती है क्योंकि हम हाथ से खींच रहे हैं, पता नहीं चल पा रहे, तो ये दोनों को आप स्केल से मिला देंगे। थोड़ा ऊपर भाग गया, स्केल से मिला देंगे, ठीक। आप आराम से
स्केल से मिलाएंगे दोनों बिंदुओं को। ये रेखा किसका है? रेखा के ऊपर नाम लिखवाइए भाई। रेखा के ऊपर नाम क्या है? x + y = 60। मतलब कहीं भी हम रेखा के ऊपर नाम लिखना चाहेंगे यहीं पे लिख देते हैं x + y = 60। नाम लिख दिए ना, x + y = 60। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका एरिया किधर है। मूल बिंदु की तरफ है, क्योंकि देखो ये तो रेखा कुछ ऐसा है, या तो मूल बिंदु की तरफ होगा नहीं तो मूल बिंदु से दूर होगा। तो इसका एरिया किधर होगा वैसे ही चेक करेंगे। लेकिन पहले देख लीजिए इसका समय का कौन है, x + y 60 से बड़ा। मतलब अभी जो हम लोग जितना चेक किए हैं अगर इस अनुभव का इस्तेमाल करें तो आपको साफ लग रहा है कि 60 से बड़ा मतलब ऊपर की तरफ होगा, बाहर होगा। इतना तो समझ गए, मतलब मूल बिंदु से बाहर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मूल बिंदु से बाहर होगा। मतलब इसका जो एरिया होगा वो हमें लग रहा है इधर की तरफ होगा। इसका जो एरिया होगा मुझे लग रहा है उधर की तरफ होगा। कोई दिक्कत? तो इसका एरिया उधर की तरफ होगा। तो पता चल गई, ठीक है। दोनों समीकरण का काम खत्म। अब तीसरा समीकरण पे आते हैं। तीसरा समीकरण कहाँ गया? यहाँ ना। तो इसको 0 0, अच्छा मूल बिंदु है 0 0। एक बिंदु तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, एक बिंदु ये हो जाएगा 0 0। और दूसरा बिंदु कितना है? 20 10। तो 20 10 कहाँ गया भाई? x 20 और y 10। कुछ ये होगा, अरे कुछ है ना होगा, ये 0 0। अब हम इसको मिलाएंगे और अपने सीध में हम इसको मिला लेंगे। मिला लिए? या मस्ती नहीं भाई? मिला लिए? क्लियर? अब इस रेखा के ऊपर नाम लिखवाइए, x - 2y = 0। सेम टू सेम इसमें भी वही चीज़ है। ये रेखा मेरा खींचे, या तो इसके इस तरफ मेरा एरिया होगा नहीं तो उस तरफ होगा। कोई भी रेखा दो भागों में काटती है ना, तो या तो इस रेखा के इस तरफ मेरा एरिया होगा नहीं तो उस तरफ मेरा एरिया होगा। तो अब तो चेक करना पड़ेगा सेम टू सेम, या तो इधर का कोई एक बिंदु ले या उधर का कोई एक बिंदु ले। लेकिन इसमें मूल बिंदु नहीं ले सकते हो क्योंकि मूल बिंदु से ही रेखा गुजर गई। नहीं समझ रहे हैं ना? तब क्या लेंगे? इसके इधर भी ढेर सारा बिंदु आपको दिख रहा है, उधर भी ढेर सारे बिंदु दिख रहे हैं। कोई ले ले, किधर लेना चाहते हो आप? ये लेना चाहते हो? मतलब लड़का बोला हम 20 0 लेंगे, ये बिंदु आप लेना चाहते हो। हम चेक कर लेते हैं, इस बिंदु को आप लेना चाहते हो 20 0। मतलब यहाँ पे हम क्या रखेंगे? x की जगह पे 20 और y की जगह पे 0। आप 20 0 लेना चाहते हो तो 20 0 यहाँ है, ये मन में रखेंगे आप लोग। 20 0 लेना चाहते हैं तो 20 0 इस तरफ आया और 20 0 इसमें रखेंगे तो x की जगह पे 20, y की जगह पे 0। तो 20 - 0 तो 20 न होगा हो। तो आपको जो मिलने वाली है वो 20 बड़ा या बराबर है, आपको ये मिलने वाली है। आपको ये मिलने वाली है, मतलब 20 बड़ा है 0 से, हाँ या ना? 20 बड़ा है 0 से, हाँ या ना? हाँ, मतलब कथन आया हाँ 20 0 से बड़ा है। इसका क्या मतलब है? 20 0 से बड़ा है, मतलब कथन आया हाँ, मतलब जिधर बिंदु लिए थे उधर रंगेंगे, क्योंकि बिंदु तो हम ये लिए थे और आया हाँ, मतलब उधर ही रंग देंगे। क्लियर है? तो मेरा ये जो है एरिया बना देंगे, ये मेरा इधर रंग देंगे। कोई दिक्कत? अब आप देखना चाहेंगे जो कौन ऐसा एरिया है ना, कौन ऐसा एरिया है जो सब में, देखिए मेरी बात को, कौन ऐसा एरिया है पहले चेक कर लीजिए बढ़िया से। x की जगह पर 20, y की जगह पर 0 तो 20 है। अब कौन सा एरिया है जो सब में आया है? इसका मतलब पहला चतुर्थांश है, हम चर्चा कर चुके। इसका मतलब पहला चतुर्थांश, मतलब कौन सा एरिया है जो पहला चतुर्थांश में आना चाहिए और ये तीनों के अंतर्गत आना चाहिए। सिंपल, कौन सा मेरा एरिया है जो पहला चतुर्थांश में आना चाहिए और तीनों के अंतर्गत आना चाहिए। तो पहला चतुर्थांश हम समझ गए, ये होगा पहला चतुर्थांश में आना चाहिए और इस तीनों के अंतर्गत आना चाहिए। तो हम बारी बारी से देखते हैं, हमको उधर लेना है, इधर लेना है और इधर लेना है। अच्छा, मतलब हमको इससे इधर लेना है, देख रहे हैं ना, और इससे इधर लेना है और उससे उधर लेना है। तो आपको नहीं लग रहा है ये वाला एरिया होगा, है ना? लेकिन लो चाहे कोई बात नहीं, आगे कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना। नहीं समझ रहे हैं ना? मतलब कौन सा एरिया हुआ मेरा? ये एरिया हो। अरे ग्राफ कॉपी थोड़ा छोटा पड़ गई, आप लोग को मिल जाएगी। तो मेरा कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया जो है मेरा होगा। इसको आप रंग देंगे, पेंसिल से रंग देंगे। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम है? पन्ना छोटा पड़ गया। नहीं समझ रहे ना? अरे भाई पन्ना छोटा पड़ गया यार, पन्ना छोटा पड़ गया और आगे जा सकता है। मेरी बात को समझिएगा, कौन ऐसा एरिया है, पहले गौर से सुनिएगा, कौन ऐसा एरिया है जो सब में आया है। देखिए मेरी बात को, इससे इधर देखो, इससे इधर है
इससे इधर भी है और उससे उधर भी है। मतलब आपको ये देखना है जो कौन सा एरिया है जो सब में आता है। तो मेरा इधर 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 और उधर, देख रहे हो ना मेरा एरिया कैसा है, इधर एगो का एरिया इधर होगा, एक का एरिया इधर होगा इसका, और एगो का उधर होगा। तो यही जो एरिया होगा वो पहला चतुर्थांश में होगा, आगे जाकर कहीं ना कहीं मिलेगा ना। देखो ये जो दोनों रेखा, देखो तिरछा रेखा है ना, ये रेखा सीधा, ये तिरछा, मतलब आगे जाकर कहीं पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आगे जाकर के रेखा कहीं पे मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे जाकर के ये रेखा मिल जाएगी। तो किस प्रकार से रेखा मिलेगी, मेरी बात को मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये सब सिर्फ कॉपी छोटा होने के कारण समझाना पड़ रहा है। तो हो सकता है इसको कुछ ऐसा मिलेगा, ये मेरा कौन है, एक्स है, एक्स ये है, और एक रेखा जी क्या इसका कम हो गया, वहाँ जाते हैं तब। अरे नहीं, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात कर लेते हैं। अब मेरी बात को क्या है लोचा, देखो हो सकता है इसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं जा कर के देखो, मेरी एक रेखा तो ये है, अरे भाई देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा क्या है, ये जो मेरा है तल है, थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एक रेखा तो ऐसे जा रही है मूल बिंदु से, एक रेखा ऐसे जा रही है ना। अब फिर दूसरा रेखा कैसे जा रही है, दूसरा रेखा 60 पर से गुजर रही है। दूसरा रेखा कहाँ से गुजर रही है, 60 पर से, देख रहे हैं ना। तो दूसरा रेखा जो है इसको ऐसे करके 60 पर से गुजर रही है। एक रेखा आगे से गुजर रही है, ठीक है, एक रेखा गुजर रही है आगे से जो कि यहाँ से कटेगी। एक रेखा ऐसे गुजर रही है, ये वाला जो नहीं कट रहा था हम कटवाएं, और दूसरा रेखा कहाँ से गुजर रही है, 60 पर से। तो दूसरा रेखा गुजर रही है, कुछ इसी प्रकार का फिगर दिखेगा। अरे भाई मान लेते हैं ना, कुछ इसी प्रकार का फिगर दिखेगा ना, कुछ इसी प्रकार का फिगर दिखेगा ये। अरे भाई कुछ ये जो है इसी प्रकार का दिखेगा। ये एक रेखा है, ये दूसरा रेखा, और ये एक्स अक्ष है मेरा। ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, जो कि नहीं कट रहा था तो मुझे थोड़ा सा कटवाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो एरिया आगे जाकर मिलेगा ना एक्स अक्ष से, है ना, थोड़ा और आगे जाकर के मिल जाएगा। कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना आप चीज़ों को सारे बंदे। तो ये जो मेरे यही ना मेरा एरिया हो जाएगी, यही एरिया सब में आएगा। उसका वहीं से अलग करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पल्ले पड़ रहे हैं ना, मतलब उसी को ना अलग करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अब आते हैं प्रोसेस में। तो सबसे पहले मुद्दा क्या होगा कि आप तीनों असमिका का जब एरिया खींच लोगे, उभयनिष्ठ एरिया, कॉमन एरिया निकल जाएगी, तो जो एरिया बनेगा वो एक बहुभुज बनेगा। हाँ, बहुभुज मतलब 3 या 3 से अधिक भुजा वाला बंद आकृति। 2 समीका हो चाहे 3 समीका, जब आप इस समीका का ग्राफ खींच करके कॉमन एरिया निकाल लेंगे, कॉमन एरिया को हम लोग कहते हैं हल क्षेत्र, कॉमन एरिया को हम लोग कहते हैं हल क्षेत्र। तो जब आप कॉमन एरिया हल क्षेत्र निकाल लेंगे तो वह जो हल क्षेत्र होगा वो बहुभुज जैसा होगा। बहुभुज मतलब 3 या 3 भुजा से अधिक वाला बंद आकृति, तो बहुभुज होगा। क्या मेरा जो ये निकला ये बहुभुज है, क्या को भुजा इसमें 1 2 3 और एगो आगे जाकर के नहीं है, मतलब इसमें भुजा है 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले कहानी क्या है, सबसे पहले किसका क्या काम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, असमिका से कॉमन क्षेत्र ज्ञात करना, समझ रहे हैं ना। असमिका से उभयनिष्ठ क्षेत्र ज्ञात करना। तो हम तीनों असमिका को मिला करके एक उभयनिष्ठ क्षेत्र ज्ञात कर लिए। क्षेत्र कैसा निकलेगा हर एक क्वेश्चन में, अरे भाई इसमें नहीं यहाँ निकला, कहीं किसी में यहाँ निकले, किसी में यहाँ निकले, किसी में मतलब पहला चतुर्थांश में निकलेगा। अरे नहीं निकला ना, जैसे इसमें ये निकला, किसी में ये निकलेगा, किसी में ये भी निकल सकता है, किसी में ये कौन त्रिभुज निकलेगा, वो तो प्रश्न पे डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है। अरे वो तो प्रश्न पर डिपेंड करता है, किसी में निकलेगा। तो इसमें क्या निकला है, इसमें निकला है ये मेरा कॉमन क्षेत्र निकला है ये, ठीक है, मेरा कॉमन क्षेत्र ये निकला है। अब जो मेरा कॉमन क्षेत्र निकला है, हम इस चीज़ों को देखना चाहेंगे कि जो इसमें भुजा कितना है, इसमें भुजा है 4, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो सबसे पहले उस चतुर्भुज का वो जो बहुभुज निकलेगी, उस सभी बहुभुज का कॉर्नर आपको पता होना चाहिए, कोना, कोना पता होना चाहिए, समझ गए। तो आपका जो हल क्षेत्र उसमें कुल कितने कोने बने, आपके जो हल क्षेत्र बना, जो बहुभुज बना, उसमें कुल कितना कोना बना, 1 2
3 3, अरे भाई 3, और दूसरा आगे जाकर के एगो मिलेगा ना, ये तीसरा देखो, चौथा कौन भूल रहे, इसलिए हम ये बनाए हैं। तो एक मिला ये, और एक मिला ये, और एक मिला ये, और एक आगे जाकर ये मिलेगा ना जो नहीं दिख रहा है। अरे भाई आगे जाकर के जो नहीं मिल रहा है वो दिखेगा ना, समझ जाइएगा। कॉपी पे बना लीजिएगा, कॉपी, मेरे पास बोर्ड है इतना सीमित, इसीलिए लोचा हो रही है। तो कुल कितना कोना मिला आपको, जो बहुभुज आपको निकलेगी उस बहुभुज का सभी कोना, सभी कॉर्नर पता होना चाहिए आपको। तो आपके बहुभुज में कितने कॉर्नर बने, किसी में 3 बन सकते हैं, किसी में 4 बन सकते हैं, किसी में 5 भी बन सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपको जितना भी कॉर्नर बनेगा उस सभी कॉर्नर का नियामक पता होना चाहिए, नियामक है ना, उसका नियामक पता होना चाहिए, वो बिंदु पता होना चाहिए, उसका नियामक जो है पता होना चाहिए। कोई दिक्कत, उस सभी कोना में जो कोई कितना कौन एक्स है, कोई वाई है, वो आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, एक्स क्या है, वाई क्या है, वो पता होना चाहिए। क्या पता है क्या, देखते हैं। और पहले जितना भी कोना है उसका नामकरण कर लीजिए, आप नामकरण कर लीजिए। तो मेरा मन किया इसका नाम हम रख देते हैं ए, और इसका नाम रख देते हैं ए। इस बिंदु का ई को पता है क्या, हाँ 60 जीरो है, ये 60 जीरो ना है। अरे भाई ये 60 जीरो ही ना है, इसको मिटा करके यहाँ लिख देते हैं 60 जीरो, ठीक है। और एक कोना है ये, इसका नाम हम रख देते हैं बी, और इस कॉर्नर का नाम रख देते हैं हम लोग सी, और जो आगे नहीं मिल रहा है इसका नाम हम रख देते हैं डी। क्लियर, उस चीज़ों को नहीं दिख पा रहा था, हम यहाँ दिखवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। इसको नाम रख देते हैं हम डी, उसको यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या ए बी सी डी सभी कॉर्नर का नियामक पता है आपको ना, उसमें सिर्फ ए का पता है 60 जीरो, समझिए ना। आपको सभी कॉर्नर पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, तो सभी कॉर्नर में से जो एक्स वाई होगा वो जेड में रखेंगे उद्देश्य फलन में, क्योंकि अभी उद्देश्य फलन का काम नहीं किए हैं, उद्देश्य फलन में काम करेंगे, इसलिए सभी कोना पता होना चाहिए। तो ए पता हो गया, बी पता नहीं है, अरे बी पता नहीं है ना, तो भाई बी कैसे पता होगा। तो बी को पता करने के लिए सबसे पहले आप ये जो कटान बिंदु है गौर से देखिए, लेकिन देखिए मेरी बात को समझिए। अगर आप ग्राफ कॉपी बना रहे हो, अगर ये चीज़ें ग्राफ कॉपी में बना रहे हो तो आपको दिख जाएगा जो बी कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप ग्राफ कॉपी में बना जाओगे तो बी दिख जाएगा ना। अभी क्या दिख रहा है इसमें, 40 और 20-30 के बीच में, हमको लग रहा है 25 होगा, तो बिंदु का नियामक हो जाएगा 40-25। अभी दिख रहा है जो बी कितना है, 40 और 20-30 के बीच में, तो 25, तो 40-25 हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है मेरा पैमाना आगे पीछे लिया गया हो। ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तब ना सटीक मिल जाएगा। तो हम चेक कर लेंगे जो एक्चुअल में ये बी कितना है, हम चेक कर लेंगे, कंफर्म आप कर बिल्कुल चेक कर लीजिए बी कितना है। ऐसे देखने से तो हमको लग रहा है 40 और 25 है, नहीं 40-25 है, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करते हैं, बी को कैसे निकालते हैं। तो पहले देखिए बी किसका किसका कटान बिंदु है, बी जो है वो किसका किसका कटान बिंदु है। तो बी जो है इस समीकरण का, और कौन है भाई, ये इसका x + y = 60, इसका कटान बिंदु है। मतलब x + y = 60 और x - 2y = 0, ये दोनों का कटान बिंदु है, दोनों का कटान बिंदु है। मतलब इस समीकरण का, हाँ इस समीकरण का और इस समीकरण का कटान बिंदु है ना। तो आप क्या करिए, इस दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, जैसे हल करते हैं 10th में। तो ये दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, एक्स वाई का जो मान निकलेगा वही बिंदु हो जाएगा। ये एक्चुअल एकदम पूरा सही से बनाने का जुगाड़ है। तो दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, मन में हल कर लीजिए, रफ में हल कर लीजिए। तो मेरा बिंदु है x + y = 60 और एक है x - 2y = 0। तो हम लिखेंगे x + y = 60 और x - 2y = 0। दोनों को घटा देते हैं, नहीं घटाएंगे तो कट जाएगी, ये कितना बचेगा 3y = 60, 3y ना 2y + 3y = 60। तो y बराबर कितना है 20, कि 3 y = 20। जैसे y = 20 निकला तो हम रखेंगे, जब y = 20 है तो x = 40 होगा, है ना। मतलब इस बिंदु का नियम y = 20 है तो x बराबर कितना होगा 40, हम रख करके चेक कर सकते हैं। तो मतलब मेरे इस बिंदु का नियामक 40-20 होगा, 40-20। तो ये जो मेरा बिंदु है b, उसका नियामक कितना होगा 40-20। अब ये एक्चुअल में निकल गया ना, हमको देखने से लग रहा था 25 लेकिन है 20, क्योंकि हाथ से बनाया है तो पैमाना खिसका होगा। चलिए b निकल गई है। अब आपको c निकालना पड़ेगा सेम प्रोसेस से। अगर आपको ऐसे में पता नहीं चल पा रही है तो सेम प्रोसेस देखिए, यहाँ दिखने से तो लग रहा है 50 और 30 ऐसा लिख रहा है, लेकिन आप निकाल के चेक कर लेंगे। दिखने से लग रहा है 50 और
हमको 30-40 के बीच में दिख रहा है, लेकिन पैमाना तो आगे पीछे है। तो उसी प्रकार सी निकाल लेंगे। तो सी किसका कटान बिंदु है? ये काम करें, ये काम कहाँ करेंगे आप? रफ में करेंगे। ये काम आप रफ में करेंगे क्योंकि ये काम हम जानते हैं। और आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, जब आपके हाथ में पेंसिल है तो तुरंत पेंसिल का प्रयोग करके मिटा लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो अब इस प्रकार सी निकालेंगे। तो सी किसका कटान बिंदु है? सी जो है वो x+2y का और x-2y का है ना, ये दोनों का कटान बिंदु। कोई दिक्कत? ये जो c है वो है x-2y 0 और x+2y 120। तो ये दोनों को हल करते हैं, x-2y 0 और x+2y 120। सही है? बिल्कुल सही है। अब इस चीज़ों को हम लोग बड़े आराम से काम करते हैं। अरे भाई क्लियर है ना? इस चीज़ों को हम बड़ी आराम से इस्तेमाल करेंगे तो कितना हो जाएगा? घटाएंगे या जोड़ेंगे चीज़ें क्लियर पर ना। अब जोड़ ही देते हो, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगी। तो 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60। जब x बराबर 60 है तो y बराबर कितना होगा? जैसे हम इसमें से x बराबर हम 60 रखेंगे, यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे? 60, तो उधर -60 है 30 निकल जाएगा। तो x बराबर 60 तो y बराबर, मतलब x बराबर 60 हो, मतलब ये बिंदु का नियमांक पता है कितना है? 60 और 30 है। कोई दिक्कत? इस बिंदु का नियामक जो है मेरा वो 60 और 30। क्या सी निकल गई? ए मिला हुआ था, बी मिला हुआ था, बी मिल गई, सी भी मिल गई। अब एक बचा है डी, ये वाला जो कि दिख नहीं रहा है, वो ये ना आगे वाला बचा हुआ है। अब इसको कैसे निकाले भाई? तो मेरी बात को समझिएगा। ये जो मेरा एक्स अक्ष है, ये जो आपका रेखा है, ये जो बिंदु डी है वो एक्स अक्ष पर है ना? ये रेखा और एक्स अक्ष दोनों का कटान बिंदु है। ये जो मेरा ये रेखा, मतलब ये रेखा ना, x+2y और x अक्ष किसका कटान बिंदु? आगे वाला जी है किसका कटान बिंदु है? x अक्ष का और x+2y का कटान बिंदु है ना? मतलब ये जो रेखा है वो x अक्ष पर कटती है और x अक्ष पर वाला बिंदु हमको ज्ञात करना है। मतलब ये जो बिंदु हम ज्ञात कर रहे हैं डी, वो बिंदु कहाँ है? तो x अक्ष पर है। और हम जानते हैं x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। तो इस रेखा के समीकरण में y बराबर 0 कर लीजिए, क्योंकि ये रेखा जो x अक्ष पर काटा गया है और x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। तो आप इस रेखा के समीकरण में y नियामक 0 कर लीजिए, मतलब y बराबर 0 कर लीजिए। तो इसमें हम y बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर 120 नहीं निकलेगा? तो पता ही जाकर कहाँ निकलेगा? ये निकलेगा 120 और 0 पर, मतलब x बराबर 120 और y बराबर 0। कोई दिक्कत? उसी प्रकार अगर आप बिंदु x अक्ष पर निकाल रहे हो तो y 0 करोगे, अगर y अक्ष पर निकाल रहे हो तो x 0 करोगे। अगर आपको बाय द वे इस प्रकार के बिंदु x अक्ष पर निकालना पड़े, y अक्ष पर निकालना पड़े, तो वहाँ पे क्या करोगे? x बराबर 0 करके निकालोगे, और y x अक्ष पे y बराबर 0 करके निकालते। कोई दिक्कत? ये आपको यही काम करना पड़ेगा कहीं भी, यही काम करना पड़ेगा कहीं भी। कोई दिक्कत? तो कुल मिला करके हम इसके चारों बिंदु को ज्ञात कर लिए, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। क्या चारों बिंदु आपको मिल गए? चारों बिंदु में x y है। अब आप क्या करिएगा? चारों बिंदु को बारी बारी से अपने उद्देश्य फलन में पुट करिए। चारों बिंदुओं को बारी बारी से अपने उद्देश्य फलन में पुट करिए। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चारों बिंदुओं को बारी बारी से अपने उद्देश्य फलन में पुट करिए। समझ गए ना? जेड मतलब उद्देश्य फलन सूचित किया जाता है, जेड को x+y है तो जेड से डिनोट किया गया। तो आराम से बारी बारी से पुट करिए, रिलैक्स होके। देखिए ये सब काम आप कहाँ कर रहे हो? ग्राफ कॉपी में कर रहे हो, पेंसिल से। सुनो लिखेंगे जब सुनिए, जब बिंदु ए लो, ए कहाँ गया? 60 और 0। जब बिंदु ए, तो बताओ जेड बराबर क्या होगा? मतलब ए का मान अब आप रखोगे जेड में, क्योंकि चारों बिंदु हम क्यों ज्ञात कर रहे थे? ताकि चारों बिंदु का मान बारी बारी से जेड में रखे उद्देश्य फलन में। अब बारी बारी से उसका मान आप जेड में रखोगे, यही प्रोसेस है। तो जैसे बिंदु ए को हम जेड में रखेंगे तो कितना निकलेगा? मतलब 60 रखेंगे तो 6 × 5 = 300 और यहाँ पे 0, तो 300 + 0, मतलब मेरा ये जेड बराबर निकला है 300। सही है? मतलब बिंदु ए पर जेड का मान निकला है 300। उसी प्रकार लिखेंगे जब बिंदु बी कितना है? 40-20। जब बिंदु बी, तो जेड बराबर बताइए तो। जब बिंदु बी 40 और 20 रख रहे हैं, मतलब x की जगह रखेंगे 40,
एक जगह पर रखें 40, तो 4 5 20, 200, और x की जगह पर y की जगह पर रख ले 20, 20 है 200, मतलब 400, 200 और 200, मतलब हमको z बराबर मिलेगी 400। कोई लोचा? मतलब बिंदु B पर मिला। इसी प्रकार लिखेंगे जब बिंदु C, तो C कहाँ गया? 60 30, तो जैसे बिंदु C मिलेगी तो C से z बराबर क्या निकलेगा? 60 रखे भाई, 60 रखे, 6 5 30, 300, और यहाँ पे रख रहे y की जगह पर रख रहे हैं 30, 603, नहीं 6 5 30, 300, और यहाँ पे भी 300, z बराबर निकला है 600। क्लियर है ना? इसी प्रकार एक बिंदु और बच गया है। क्या बिंदु बच गया है? हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैनेज कर लेना भाई, यहाँ पे लिख देते हैं। अब उसी प्रकार लिखेंगे जब बिंदु D कितना रखना है? 120 और 0, तो z बराबर कितना होगा बताओ? 120 रखना है तो 120 मतलब 12 5 60, 600 0, 600 ना होगा। कुल मिलाकर के 4 बिंदु पे z का 4 मान हमें पूछा जा रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसमें सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ा वाला मान कौन है? इसमें सबसे बड़ा वाला मान है 600 और सबसे छोटा वाला मान है 300। बड़ी आराम से लिख देंगे आप, कोई दिक्कत? बड़ी आराम से लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यूएशन कितना है? 600 है ना, और मिनिमम वैल्यूएशन जो है वो कितना है? 300। सही है, मैक्सिमम 600, मिनिमम 300, आंसर हो जाएगी। कोई दिक्कत? ये है असमय लड़के, कहाँ ध्यान दे, ये है आप लोग का LPP। क्लियर हो जाएगी? LPP क्लियर? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से। LPP में क्या करते हैं? सबसे पहले एक उद्देश्य फलन दिया जाएगा, उसके बाद कुछ असमीकाएँ दिया जाएगा। आपको मैक्सिमा या मिनिमा पूछा जा सकता है ना, कि दोनों पूछा जा सकता है। दोनों पूछा, हम दोनों बता दिए। मैक्सिमम पूछता मैक्सिमम लेते, मिनिमम पूछता मिनिमम लेते। तो सबसे पहले आपको एक उद्देश्य फलन दिया जाएगा, उसके बाद आपको कुछ असमीकाएँ होंगे, चाहे 1 2 मिनिमम कितना होंगे? 2 3 भी हो सकते हैं। 3 को होगा तो ज़्यादा फिगर लेंदी होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कम से कम असमीका होगा 2। अगर असमीका 2 होगा, 2 ये पूछता है एग्जाम में, अगर आपको 2 समीका होगा तो 2 ये बार ना असमीका 2 ये तक ना काम करना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं ना? अगर आपको 2 ये असमीका है तो ये एक तीसरा का काम बंद करना पड़ेगा, तीसरा रेखा भी नहीं खींचना पड़ेगा, नहीं ना, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आपको कम से कम असमीका होगा 2, ज़्यादा 3 4 भी हो सकता है। आपको क्या करना है? बारी बारी से प्रत्येक असमीका का रेखा खींचना है और उसका क्षेत्र बताना है किधर रंग आएगा, देख लिए चेक करके। उसके अंत में क्या देखना है? जो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबके अंतर्गत आ रहा है, कॉमन क्षेत्र, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबके अंतर्गत आ रहा है, इसके लिए आप तीर मारते जा रहे हो, किसे लेना है? अंत में आपको एक हल क्षेत्र मिलेगी, जब सबका तीर पता चल जाएगा तो हल क्षेत्र मिलेगी। आपका जो हल क्षेत्र होगा वो एक बहुभुज होगा, है ना। उस बहुभुज में जितने भी कोना होंगे सबको आपको पता कर लेनी है। बहुभुज का जितने भी कोने होंगे सबको आपको पता कर लेना है। 3 4 5 6 जितना भी कोना होगा सबको पता कर लेना है। जैसे सब कोना कैसे पता करेंगे समझ में आ गया है ना। जैसे सब कोना पता हो जाएगा उसके बाद बारी बारी से अपने उद्देश्य फलन में उस कॉर्नर का मान पुट करेंगे, उद्देश्य फलन में पुट करेंगे, जिसके कारण आपको कुछ वैल्यूएशन निकलते जाएगा, जेड का मान निकलेगा। आपको मैक्सिमम कहेगा तो सबसे बड़ा वाला जेड का मान आंसर लिखेंगे, मिनिमम कहेगा सबसे छोटा वाला जेड का मान निकलेंगे, है ना। ये आपका LPP है। 5 मार्क्स की रहती है चीज़ें, मतलब बड़े भाई सिर्फ अंक ही चेंज होंगी ना, प्रश्न में सिर्फ अंक ही चेंज होगा, बाकी प्रोसेस तो सेम होगा। सब कुछ इसमें कवर कर ही लिए। आप क्या करें, एग्जाम में बैठने से पहले 10-15 सवाल को प्रैक्टिस करके जाएं। एग्जाम्स में बैठने से पहले ग्राफ कॉपी पे 10-15 सवाल प्रैक्टिस करके जाएं, समझे। तब घर जाकर 10-15 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगी, क्योंकि ये ग्राफ कॉपी रहता है। एग्जाम्स में कॉपी फिक्स रहती है ना, और उसमें पेंसिल से प्रयोग करेंगे ताकि बार बार मिटाया भी जा सकता है, क्योंकि ओवर राइटिंग होगी ना। तो इस चीज़ों को बड़ी ध्यान से, तो ये 5 नंबर का रहता है। हमें लग रहा है चीज़ें क्लियर हुआ। प्रैक्टिस करिए, बाकी चीज़ें प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है ना, अब चिल मारिए, मतलब कुल मिला करके क्लियर कर दिए। अब चिल मारो आप लोग भी।